हेलो दोस्तों, बुक्स क्लब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस पुस्तक सारांश में हम बात करने वाले हैं यू आर नॉट बॉर्न टू सफ़र बाय ब्लेक बावर बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरक कहानी के साथ। अमित एक 30 साल का साधारण आदमी था। उसकी ज़िंदगी बाहर से देखने में संपूर्ण लगती थी। एक अच्छी जॉब, एक प्यारा सा फ्लैट और दोस्तों का अच्छा ग्रुप। लेकिन अंदर से वह हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। अक्सर रात को सोने से पहले उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह क्या है, लेकिन यह फीलिंग उसे परेशान करती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने स्टेशन की एक छोटी सी बुक स्टोर की खिड़की में एक किताब देखी, यू आर नॉट बॉर्न टू सफ़र। किताब का टाइटल इतना इम्पैक्टफुल था कि वह ठहर गया। उसने मन ही मन सोचा, यार ये तो मेरे लिए ही लिखी गई है। शायद बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली। रात को घर आकर कॉफ़ी बनाकर उसने किताब पढ़नी शुरू की। पहले पन्ने पर ही लिखा था, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। अमित ने ये लाइन पढ़ी और मुस्कुरा दिया। उसे लगा, अरे भाई, सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस की क्या बात कर रहा है। ये मेरे पास टाइम ही कहाँ है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे किताब पढ़ने पर मजबूर किया। पहला लेसन कुछ ऐसा था जिसने अमित को अंदर तक हिला दिया। इसमें लिखा था कि ज़्यादातर लोग अपनी हैप्पीनेस दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि अगर हमें कोई प्यार करेगा तभी हम वैल्यूएबल हैं। लेकिन असल में जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी और का प्यार हमें कंप्लीट नहीं कर सकता। अमित ने किताब बंद की और सोफे पर लीन करके सोचने लगा। उसे याद आया कि बचपन में जब वह अपनी माँ से कहता था कि मुझे अच्छा काम करने पर रिवॉर्ड चाहिए, तो माँ कहती थी तुम्हें रिवॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कुछ अच्छे ग्रेड्स लाए हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे मार्क्स से ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, सोसाइटी ने उसे सिखा दिया कि उसकी वैल्यू उसके अचीवमेंट से तय होगी। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अमित के दिमाग में किताब की बातें गूंज रही थी। क्या मैं सच में खुद को प्यार करता हूँ? उसने खुद से पूछा। यह सवाल सिंपल लग रहा था, लेकिन जवाब इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया कि वह हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करता रहता है। अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है तो वह खुद को बेकार मान लेता है। अगले दिन ऑफिस में भी अमित कुछ डिस्ट्रैक्टेड था। उसने सोचा, चलो आज कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने अपने एक कॉलीग की मदद से एक छोटा सा काम किया। जब वह काम खत्म हुआ तो अमित ने खुद से कहा, गुड जॉब रावी, तुमने अच्छा किया। ये छोटा सा जेस्चर शायद बाहर से सिली लग रहा हो, लेकिन अमित को अंदर से अच्छा महसूस हुआ। शाम को उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, जहां लिखा था कि सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराना नहीं है, बल्कि अपने फ्लॉस को भी एक्सेप्ट करना है। हम सब इंसान हैं, गलतियां करना नॉर्मल है, पर हम खुद को माफ़ नहीं करते। हम सोचते हैं कि परफेक्ट बनना ही जिंदगी का गोल है, जबकि ऐसा नहीं है। अमित ने सोचा, यार मैं भी तो यही करता हूँ। हर गलती के लिए खुद को इतनी बुरी तरह से जज करता हूँ। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले वह एक दोस्त के साथ लड़ाई कर बैठा था। वजह थी कि उसने अमित के बर्थडे पर कॉल नहीं किया। अमित ने तुरंत असम कर लिया कि शायद उसका दोस्त अब उसे पसंद नहीं करता। लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि असल में वह अपने आप को ही प्यार और एक्सेप्टेंस देने में फेल हो रहा था। वह बलक में खड़ा होकर रात के आसमान को देख रहा था। उसके दिमाग में एक अजीब सी क्लैरिटी आ रही थी। उसने खुद से सॉफ्टली कहा, अमित, तुम परफेक्ट नहीं हो और ये ओके है। तुम्हें हर बार सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को कुछ प्यार करो। ये शब्द जैसे उसके दिल से निकले। अगले कुछ दिनों तक अमित ने किताब के पहले लेसन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की। जब भी वह मिरर में खुद को देखता तो खुद से एक पॉजिटिव बात कहता, जैसे तुम हार्ड वर्किंग हो या तुम स्मार्ट हो। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह खुद के साथ कुछ जेंटल रहता है तो वह ज्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी महसूस करता है। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस एक प्रेजेंटेशन को लेकर नाराज हो गया। अमित को पहले लगा कि शायद उसने फिर से कुछ गलत कर दिया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और सोचा, चलो मिस्टेक हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूजलेस हूं, मैं इसे सुधार सकता हूं। ये अमित के लिए एक बड़ा मोमेंट था। पहले वह ऐसी सिचुएशंस में बहुत स्ट्रेस करता था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, इट्स ओके, मिस्टेक्स हैपन। उसने खुद को ब्लेम करने के बजाय सल्यूशन पर फोकस किया। शाम को वह फिर किताब पढ़ने बैठा। उसमें एक और बात लिखी थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया।
हम अक्सर दूसरों से प्यार और एक्सेप्टेंस मांगते हैं, लेकिन वह तभी पॉसिबल है जब हम खुद को वह प्यार दे सकें। अमित ने सोचा कि वह हमेशा अपनी हैप्पीनेस को दूसरों की एक्सपेक्टेशन से जोड़कर देखता था। जैसे अगर मेरे दोस्त मेरी तारीफ करेंगे तो मैं अच्छा महसूस करूंगा। अगर अगर मेरी फैमिली मेरे डिसीजन से खुश होगी तो मेन वैल्यूएबल्स करूंगा। लेकिन इस किताब ने उसे सिखाया कि हैप्पीनेस और वैल्यू बाहर से नहीं, अंदर से आती है। उसने अपने चाइल्डहुड के कुछ पेनफुल मोमेंट्स को याद किया। वह दिन जब उसके पिता ने उसे कहा था कि तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए, लड़के रोते नहीं। उस दिन से अमित ने अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसे समझ आया कि स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फीलिंगलेस, स्ट्रांग बनने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें और उन्हें फील करें। अमित का सफ़र अभी शुरू ही हुआ था। किताब के हर पेज के साथ उसे अपनी इनर पीस और क्लैरिटी की एक नई झलक मिल रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेकिन क्या अमित अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह बदल पाएगा? क्या वह खुद को सच में पूरी तरह से एक्सेप्ट करना सीख पाएगा? यह सवाल अभी बाकी थे और उसके जवाब आने वाले चैप्टर्स में छुपे थे। अमित ने अब तक किताब का पहला लेसन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, पूरी तरह समझने की कोशिश की थी। उसने महसूस किया कि अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और खुद के फ्लॉस को एक्सेप्ट करना कितना लिबरेई हो सकता है। लेकिन उसे लगा कि यह जर्नी अभी इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे उसने किताब के अगले चैप्टर पर नज़र डाली, उसने पढ़ा एक्नॉलेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग ट्रू इमोशंस। इस लेसन की पहली लाइन ने उसे एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा था, अपने भावों को दबाना जैसा है एक बीच बॉल को पानी के नीचे रखना। ये बहुत बड़ा प्रयास लेता है और अंत में ये और भी ताकत से सतह पर आ जाएगा। अमित ने खुद से कहा, सच में मैं भी तो यही करता हूँ। मैं अपनी फीलिंगलेस बर्ड बन गया हूँ। उसने किताब पढ़नी शुरू की और उसमें लिखा था कि हम अक्सर अपने इमोशन से भागते हैं। गुस्सा हो तो उसे इग्नोर कर देते हैं, दुख हो तो अपने आप को बिजी कर लेते हैं, और खुशी भी कभी कभी गिल्ट के साथ महसूस करते हैं। लेकिन असल हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपने इमोशंस को पहचानते हैं और उन्हें ओपनली एक्सप्रेस करना सीखते हैं। अमित ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। उसने सोचा, यार ये तो मेरे बचपन की बात कर रहा है। जब भी मुझे दुख होता था मैं अपनी डायरी में कुछ लिखने की कोशिश करता था, लेकिन फिर डर जाता था कि कोई पढ़ लेगा और मुझे कमज़ोर समझेगा। उसे याद आया कि उसके पापा ने एक बार गुस्से में कहा था, लड़के स्ट्रांग होते हैं, रोना सिर्फ कमज़ोर लोगों का काम है। तब से अमित ने अपनी फीलिंगलेस ढूंढी। वो डस्टी और कुछ सा पुरानी हो चुकी थी। उसने उसके पन्ने पलटे और देखा कि उसने 11 साल की उम्र में एक बार लिखा था, पापा मुझे कभी नहीं समझेंगे, मैं क्यों हमेशा खुद को गलत महसूस करता हूँ। उस वाक्य को पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को रोने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वह रुक नहीं पाया। अमित को पहली बार एहसास हुआ कि अपने इमोशंस को दबाने का दर्द कितना बड़ा हो सकता है। उसने सोचा, मैं क्यों हमेशा खुद को दूसरों के हिसाब से मोल्ड करता रहा हूं? क्यों मैं अपनी फीलिंगलेस नहीं करता? अगले दिन उसने एक नया एक्सपेरिमेंट करने की सोची ऑफिस में। जब एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उसके कॉलीग ने उसकी छोटी सी मिस्टेक पर उसे टोका, तो अमित को इरिटेशन महसूस हुआ। पहले अमित चुपचाप अपनी फीलिंगलेस बार उसने कामली कहा, देखो मुझे ये कमेंट कुछ अनफेयर लगा, मैंने सिंसियर काम किया था। पहली बार उसने अपनी फीलिंगलेस पर रे किया और उसे रिलीफ महसूस हुआ। उसके कॉलीग ने भी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव रिस्पांस दिया और कहा, ओह आई डिड मीन टू साउंड हार्श, सॉरी अबाउट दैट। ये छोटी सी इंटरेक्शन ने अमित को सिखाया कि अपनी इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकता है। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा। उसमें लिखा था कि लोग अक्सर अपने इमोशंस को अवॉइड करने के लिए डिस्ट्रक्शन ढूंढते हैं, सोशल मीडिया, अल्कोहल, वर्कहोलिज्म। लेकिन इमोशंस को सप्रे करना टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बावर ने लिखा था कि इमोशंस को इग्नोर करने से वह गायब नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर क्वाइट बिल्ड होते रहते हैं। अमित को अपनी आदतें याद आई। जब भी उसे लोनली फील होता, वह उसने खुद से कहा, शायद मैं भी अपने फीलिंग से भागता रहता हूँ। उसने उसी वक्त बलक में बैठकर अपनी फीलिंगलेस अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मुझे कुछ गिल्ट महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एम्बेसी था। ये गिल्ट मेरी माँ के लिए मेरे प्यार को दिखाता है और मुझे इससे सीखना चाहिए। ये पहली बार था जब अमित ने अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस किया।
उसने महसूस किया कि उसे अपने गिल्ट को दबाने की ज़रूरत नहीं है। वह गिल्ट उसे बेहतर इंसान बनने की दिशा में मोटिवेट कर सकता है। अगले दिन अमित ने एक और स्टेप लिया। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और उससे कहा, यार, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्त ने कुछ हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अमित ने हेसिटेशन करते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। बस मुझे लगता है कि मैं कभी कभी तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन बता नहीं पाता। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन हम इतने बिजी हो गए हैं कि बात ही नहीं होती। उसका दोस्त चौंक गया और फिर बोला, यार, मैं भी यही फील करता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि शायद तू बिजी होगा। थैंक्स फॉर शेयरिंग भाई। चल, इस संडे मिलते हैं। अमित ने फ़ोन रखते हुए महसूस किया कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रिलेशनशिप्स कितना डीप हो सकता है। उसने पहली बार अपने दिल की बात कही थी और इसका रिजल्ट पॉजिटिव था। शाम को उसने किताब के अगले हिस्से को फिर से पढ़ा। उसमें एक एक्सरसाइज दी गई थी। हर दिन 15 मिनट के लिए अपनी फीलिंगलेस खुशी दुख जो भी महसूस करो, उसे अपनी नोटबुक में नस्ली लिखो। अमित ने ये एक्सरसाइज शुरू की। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह उसकी इनर क्लैरिटी को इम्प्रूव कर रही है। उसने लिखा, आज मैं कुछ इनसिक्योर महज सू कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने काम में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि यह सिर्फ मेरा माइंड का डर है। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ और धीरे धीरे सब ठीक होगा। हर दिन लिखते लिखते अमित को अपने इमोशंस के बारे में गहरी समझ होने लगी। उसने महसूस किया कि डर, गिल्ट और सैड भी जिंदगी का हिस्सा है और उन्हें दबाने के बजाय एक्सेप्ट करना बेहतर है। एक दिन उसने अपनी माँ से बात की। उसने कहा, माँ, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बचपन में जब पापा कहते थे कि लड़के रोते नहीं तो मुझे बहुत हर्ट होता था। मुझे लगता था कि मेरी फीलिंगलेस हूँ। शायद हम भी उस वक्त ये सब नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम अपनी फीलिंगलेस था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके इमोशंस को एकले करने से ना सिर्फ वे खुद बेटर फील करता है, बल्कि उसके रिलेशनशिप्स भी मजबूत होते हैं। उसने किताब का एक और हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था, व्हेन यू एक्सप्रेस योर इमोशंस यू गिव अदर्स परमिशन टू डू द सेम, इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट ऑफ हीलिंग। अमित ने सोचा, शायद मेरी जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है। जो मैं फील कर रहा हूँ वही शायद मेरे आसपास के लोग भी फील करते होंगे। अगर मैं ओपन होकर बात करूंगा तो शायद उन्हें भी अपने इमोशंस प्रेस करने का करेज मिलेगा। अमित की जर्नी अभी भी ऑन गोइंग थी। उसने सीखा कि इमोशंस को दबाना शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट और एक्सप्रेस करने से असली फ्रीडम मिलती है। लेकिन क्या अमित अपनी नई आदतों को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएगा? क्या वह अपनी इनर पीस को पूरी तरह से हासिल कर पाएगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझे थे और उनकी कहानी अभी बाकी थी। अमित ने अब तक एक्नॉलेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग ट्रू इमोशंस के एहसन को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दिया था। उसने अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना और एक्सप्रेस करना सीख लिया था। उसने महसूस किया कि यह प्रोसेस उसे एक तरह की इनर पीस दे रहा है। लेकिन जैसे ही उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, एक नई चुनौती उसके सामने आ खड़ी हुई। इस लेसन का टाइटल था, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। पहले ही पैराग्राफ में लिखा था, डू पावर टू चेंज योर लाइफ लाइज विद इन यू, बट दिस पावर ओनली बिकम एक्सेसिबल व्हेन यू स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस फॉर योर अनहैप्पीनेस। अमित ने किताब बंद की और एक गहरी सांस ली। ये शब्द सुनने में जितने इंस्पायरिंग लग रहे थे, उतने ही मुश्किल भी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को ब्लेम करता हूँ? फिर उसे याद आया कि जब भी कुछ गलत होता था, वह सबसे पहले बाहरी चीज़ों को दोष देता था। अगर ऑफिस का कोई काम बिगड़ जाता तो वह कहता, यार, ये सिस्टम ही खराब है। किसी दोस्त ने उसे इग्नोर किया तो वह सोचता, वह हमेशा सेल्फिश है। अमित ने महसूस किया कि वह अक्सर अपनी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देता था। उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा जिसमें बॉयर ने लिखा था, दूसरों को दोष देना शॉर्ट टर्म में सहज हो सकता है, लेकिन यह आपको मददगार आता के चक्र में फंसे हुए रखता है। ट्रू एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम ऑनिंग योर चॉइसेस, एक्शंस एंड इमोशंस। अमित ने किताब बंद की और बालकनी में टहलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस लेसन को कैसे अप्लाई करे। क्या वह सच में अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले सकता है? अगले दिन ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ जिसने उसे यह समझने का मौका दिया। उसका बॉस एक प्रोजेक्ट के डेडलाइन को लेकर बहुत गुस्सा हो गया। अमित ने तुरंत सोचा, हमेशा ऐसा ही होता है। बॉस कभी अप्रिशिएट नहीं करता, सारा ब्लेम एम्प्लॉयज़ पर डाल देता है।
लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने अभी क्या सीखा था। ब्लेमिंग दूसरों को आसान है, लेकिन उससे कुछ बदलता नहीं। अमित ने खुद से कहा, क्या मैं इस सिचुएशन में कुछ बेहतर कर सकता था? उसने गहराई से सोचा और महसूस किया कि शायद वह प्रोजेक्ट की प्लानिंग में और ऑर्गेनाइज्ड हो सकता था। ये रियल लाइफ बल था, लेकिन एम्पावरिंग भी। उसने खुद से कहा, ठीक है, मैं अगली बार बेहतर कोशिश करूं। शाम को घर आकर उसने किताब का वह हिस्सा फिर से पढ़ा जिसमें लिखा था, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डंट मीन ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग, इट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग वेयर यू हैव द पावर टू चेंज योर सिचुएशन। अमित ने सोचा कि शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि वह हर चीज़ के लिए खुद को गिल्ट महसूस कराए। इसका मतलब था कि वह अपनी एक्शंस और रिएक्शंस पर ध्यान दे। उसने अगले दिन से अपनी लाइफ में स्मॉल चेंजेस करने का फैसला किया। पहला स्टेप उसने यह लिया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो वह सबसे पहले खुद से पूछेगा, मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद उसे एक और मौका मिला। उसके एक दोस्त ने उसके साथ एक पुराने प्लान को कैंसिल कर दिया। अमित को पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मैं इस सिचुएशन को डिफरेंटली देख सकता हूँ? उसने खुद से कहा, शायद उसका कोई जेन्युइन रीज़न होगा, और अगर ऐसा नहीं भी है तो मैं अपने लिए कुछ और एक्साइटिंग प्लान बना सकता हूँ। उसने ब्लेम करने के बजाय खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक सोलो मूवी प्लान बना लिया। ये छोटा सा स्टेप था, लेकिन अमित को महसूस हुआ कि उसने अपनी हैप्पीनेस अपने हाथों में ले ली थी। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका माइंड सेट बदलने लगा था। वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर रहा था। एक दिन ऑफिस में जब उसकी टीम का प्रोजेक्ट फेल हो गया तो अमित ने कहा, चलो ये एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ, अगली बार इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी टीम सरप्राइज थी, क्योंकि पहले अमित हमेशा मैनेजमेंट को ही दोष देता था। अमित ने किताब के अगले हिस्से को पढ़ते हुए एक एक्सरसाइज की कोशिश की। बावर ने लिखा था, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू आर अनहैप्पी अबाउट। नेक्स्ट टू ईच वन राइट डाउन what you can do to change it. If there nothing you can do, focus on changing your perspective. अमित ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, एग्ज में डिससेटिस्फैक्शन। मैं अपने बॉस से एक्सपेक्शंस को स्पष्ट रूप से संवाद कर सकता हूँ। साथ ही अगर ये जॉब मुझे खुश नहीं कर रही तो मैं नए अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। दो हेल्थ इश्यूज़ मैं इन जिम ज्वाइन कर सकता हूँ और हेल्थी खाना शुरू कर सकता हूँ। थ्री फ्रेंडशिप्स में डिस्टेंस मैं अपने दोस्तों को कॉल करके खुद इनिशिएटिव ले सकता हूँ। ये एक्सरसाइज करते हुए अमित को लगा कि उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें वह खुद कंट्रोल कर सकता था। उसे लगा कि उसकी सारी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन की जड़ उसकी अनविल थी कि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। उसने एक और बड़ा स्टेप लिया। अमित ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। बचपन में मुझे लगता था कि आप और पापा हमेशा मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्शंस रखते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद वही सिर्फ मेरे अच्छे के लिए था। मुझे माफ़ करना अगर मैं उस वक्त इसे समझ नहीं पाया। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा हम भी अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा किया कि यह बात ओपनली शेयर की। अमित को पहली बार एहसास हुआ कि पास्ट को ब्लेम करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों को दोष देना बंद करते हैं तो हीलिंग की प्रोसेस शुरू होती है। किताब के आखिरी हिस्से में बावर ने लिखा था, फ्रीडम कम्स व्हेन यू रियलाइज यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, यू हैव द पावर टू क्रिएट अ लाइफ यू लव, वन डिसीजन एट अ टाइम। अमित ने यह लाइन कई बार पढ़ी। उसे लगा कि यह सिर्फ किताब का लेसन नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का नया मोटो बन सकता है। उसने खुद से वादा किया कि वह अब अपनी जिंदगी के हर हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, चाहे वह उसकी हैप्पीनेस हो, उसके गोल्स हों या उसके रिलेशनशिप्स। लेकिन क्या अमित इस माइंडसेट को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएगा? क्या वह अपने बड़े चैलेंज का सामना इसी पॉजिटिविटी के साथ करेगा? उसकी जर्नी अभी भी ऑन गोइंग थी और यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होना था। अमित ने अब तक अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाने शुरू कर दिए थे। उसने खुद को ब्लेम गेम से बाहर निकाला, अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखा और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। लेकिन हर बार जब वह अपनी प्रोग्रेस से खुश होता, एक इनर वॉइस उसे पीछे खींचने की कोशिश करती। ये वही वॉइस थी जो अक्सर उसे बताती थी, तू ये नहीं कर सकता या तेरे पास इनफ टैलेंट नहीं है। ये नेगेटिविटी अमित के साथ बचपन से जुड़ी हुई थी। उसने इसे कभी चैलेंज नहीं किया था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था।
किताब का अगला चैप्टर ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव एक्शंस उसे बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ले गया जिसकी उसे ज़रूरत थी। किताब के पहले पैराग्राफ में लिखा था, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। इफ़ यू कॉन्स्टेंटली ड्वे ऑन फियर, सेल्फ डाउट एंड नेगेटिविटी, योर लाइफ will reflect those patterns, but by consciously shifting your thoughts to positive and constructive ideas, you can create a reality that align with your goals and dreams. अमित ने इस लाइन को 3 बार पढ़ा। उसने सोचा, क्या सच में मेरे थॉट्स मेरी रियलिटी को शेप करते हैं? उसे अपने कई पुराने डिसीजंस याद आए। कैसे उसने कई बार सिर्फ अपने डर और डाउट्स की वजह से अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दिया था। उसने तुरंत किताब के नेक्स्ट स्टेप्स पर गौर किया। बावर ने प्रैक्टिकल टिप्स दिए थे। एक नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफिकेशन, संगीत ऑब्जर्व करना शुरू किया कि उसका माइंड किस तरह नेगेटिव पैटर्न्स में फंसता है। कुछ दिन बाद उसे अपनी सबसे कॉमन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स समझ आने लगी। मैं भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता। दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा कैपेबल हैं। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अब सेकंड स्टेप की बारी थी चुनौती करना, बावर ने लिखा था। जब एक नकारात्मक विचार उत्पन्न होता है तो आपसे पूछे, ये विचार क्या 100% सच है? वाट एविडेंस डू आई हैव टू सपोर्ट इट मोर ऑफ्टन देन नॉट? यू विल रियलाइज दैट इट्स जस्ट योर माइंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू। अमित ने अपने डाउट्स को चैलेंज करना शुरू किया। जब उसके मन में आया, मैं कभी परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकता, तो उसने खुद से कहा, क्या हर बार परफेक्ट होना ज़रूरी है? अगर मैंने इम्प्रूवमेंट दिखा रहा हूं तो क्या वह ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है? पहली बार अमित ने महसूस किया कि उसकी नेगेटिविटी सिर्फ एक इल्यूजन थी। उसने महसूस किया कि वह खुद ही अपने रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टकल बना हुआ था। अब बारी थी तीसरे स्टेप की, पॉजिटिव एक्शंस। एक दिन ऑफिस में ने अमित को एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। पहले वह सोचता, अगर मैं नर्वस हो गया तो सब मुझ पर हंसें। लेकिन इस बार उसने अपनी थॉट प्रोसेस को कॉन्शियसली शिफ्ट किया। उसने खुद से कहा, मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए मेहनत की है। अगर मैं अपना बेस्ट दूंगा तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। प्रेजेंटेशन के दौरान वह कुछ घबराया, लेकिन ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। जब उसने फीडबैक मांगा तो उसके बॉस ने कहा, गुड जॉब रावी। कि इम्प्रूविंग अमित ने महसूस किया कि उसका एफर्ट उसे हमेशा एक स्टेप आगे ले जा रहा है। शाम को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने महसूस किया कि नेगेटिविटी को पॉजिटिव एक्शन में बदलना पॉसिबल है। मुझे बस अपनी माइंड सेट पर फोकस रखना है। अमित ने इस प्रोसेस को अपनी डेली लाइफ में लागू करना शुरू किया। उसने एक थॉट डायरी मेंटेन करना शुरू किया। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, वह उसे लिखता और उसके जवाब में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ढूंढने की कोशिश करता। जैसे नेगेटिव थॉट, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता। पॉजिटिव रिस्पांस, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, प्रैक्टिस से मैं इसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। धीरे धीरे अमित ने नोटिस किया कि उसकी सोच बदलने लगी थी। अब जब कोई चैलेंज आता तो उसका पहला रिएक्शन पैनिक का नहीं, बल्कि सल्यूशन ओरिएंटेड होता। एक और बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अमित की रिलेशनशिप्स में हुई। पहले जब कोई दोस्त उससे कटने की कोशिश करता तो वह सोचता, शायद मैं ही बोरिंग हूँ। लेकिन अब उसने अपने इनर वॉइस को पॉजिटिव तरीके से रिफ्रेम करना शुरू किया। उसने खुद से कहा, अगर कोई दोस्त बिजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोरिंग हूँ, मैं खुद अपनी कंपनी एंजॉय कर सकता हूँ। उसने अपने फ्री टाइम में एक नई हॉबी, पेंटिंग शुरू की। पहले वह सोचता था, मैं एन आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा आर्ट कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन अब उसने डिसाइडेड किया कि वह सिर्फ अपने लिए पेंट करेगा, दूसरों के लिए नहीं। पेंटिंग करते हुए उसने महसूस किया कि जब हम नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हैं तो क्रिएटिविटी हमारे अंदर फ्लो करने लगती है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी स्ट्रंग डिसीजंस नहीं ले सकता, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हर डिसीजन एक अपॉर्चुनिटी है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। उसे देखा और कहा, बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन तुझे एक बेहतर इंसान बना रहा है। अमित ने अपनी ग्रोथ को सेलिब्रेट करना भी सीख लिया था। जब भी वह किसी नेगेटिव थॉट को ओवरकम करता, वह खुद को ट्रीट देता। कभी अपनी फेवरेट कॉफ़ी, कभी एक नया बुक। उसने सीखा कि सेल्फ एक्नॉलेजमेंट हैप्पीनेस की है। लेकिन इस जर्नी का सबसे बड़ा टेस्ट तब आया जब अमित को एक अनएक्सपेक्टेड फेलियर का सामना करना पड़ा। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उसने बहुत मेहनत से तैयार किया था, क्लाइंट को पसंद नहीं आया। पहले वह पूरी तरह हार मान ले, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली अपनी सोच को रिफ्रेम किया। उसने खुद से कहा, फेलियर मुझे सिखा रहा है कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये एक सेटबैक है, लेकिन यह मेरी पूरी कहानी नहीं है। उसने कामली प्रोजेक्ट की फीडबैक ली और उसमें सुधार करना शुरू किया।
धीरे धीरे वह समझने लगा कि हानियां भी विकास का हिस्सा है। अमित की जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ने लगी थी। उसने महसूस किया कि नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने से उसकी एनर्जी सही जगह फोकस हो रही थी। लेकिन उसने यह भी जाना कि यह प्रोसेस एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। उसे अपनी माइंडसेट पर काम करते रहना होगा। क्या अमित इस हैबिट को कंटिन्यू कर पाएगा? क्या वह अपने बड़े गोल्स तक पहुंचने के लिए नेगेटिविटी को पूरी तरह पीछे छोड़ पाएगा? ये सवाल अभी भी अधूरे थे और कहानी आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। अमित ने अब तक अपने जीवन में काफ़ी बदलाव देखे थे। उसने अपनी नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना और सेल्फ लव को अपनाना सीख लिया था। लेकिन एक चीज़ जिसे वह अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था, वो थी उसकी रिलेशनशिप्स, उसकी फ्रेंडशिप्स, फैमिली डायनामिक्स और यहाँ तक कि कॉलीग के साथ उसके इंटरेक्शंस अक्सर कॉम्प्लिकेटेड रहते थे। कभी वह खुद को मिसअंडरस्टूड महसूस करता, तो कभी उसे लगता कि वह दूसरों को अपनी फीलिंग ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। किताब के अगले चैप्टर क्रिएटिंग फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स ने उसकी इस कन्फ्यूजन को एड्रेस किया। बावर ने लिखा था, योर रिलेशनशिप्स आर अ मिरर ऑफ हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। इफ़ यू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ यू विल नेचुरली अट्रैक्ट रिलेशनशिप्स दैट रिफ्लेक्ट द सेम, बट इफ़ यू डोंट यू माइट फाइंड योर सेल्फ स्टक इन अनहेल्दी डायनामिक्स। अमित ने किताब पढ़ते ही एक पॉज लिया। उसे लगा जैसे यह चैप्टर उसके लिए ही लिखा गया हो। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी रिलेशनशिप्स को फुलफिल करने के लिए दूसरे पर डिपेंड करता हूँ? क्या मैं खुद को इतना वैल्यू करता हूँ कि दूसरों से सही तरीके की रिस्पेक्ट और लव की उम्मीद कर सकूं? पहले स्टेप के तौर पर उसने इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया। उसने अपनी लाइफ की सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना शुरू किया। उसके पेरेंट्स, दोस्तों और ऑफिस के कलीग्स। उसने महसूस किया कि कई बार वह अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से लोगों से एक्स्ट्रा वैलिडेशन की उम्मीद करता था। बावर ने इस चैप्टर में लिखा था, टू क्रिएट फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स फर्स्ट फोकस ऑन बिकमिंग द काइंड ऑफ पर्सन यूड want to build a connection with love yourself, respect your boundaries and communicate with honesty. अमित को समझ आया कि रिलेशनशिप्स सिर्फ गिव एंड टेक का मामला नहीं है, वह हमारे इनर सेल्फ का एक्सटेंशन होती है। उसने महसूस किया कि जब तक वह अपने सेल्फ वर्थ पर काम नहीं करेगा, तब तक उसकी रिलेशनशिप्स भी अनस्टेबल रहेंगे। उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा, जिसमें प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए थे। एक सेट क्लियर बाउंड्रीज। अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। 2 कम्युनिकेट ऑनेस्टली, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें। 3 वैल्यू योर सेल्फ, खुद को इतना प्यार करें कि दूसरों से वैलिडेशन मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अमित ने सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ बाउंड्री सेट करने की कोशिश की। उसका एक दोस्त अक्सर बिना बताए उसके प्लान्स कैंसिल कर देता था और उसे कुछ नहीं कहता था। इस बार जब ऐसा हुआ तो उसने कहा, यार मैं समझता हूँ कि तुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा, लेकिन अगली बार अगर कोई प्लान कैंसिल करना हो तो कुछ पहले बता देना। पहले अमित इस बात को अवॉइड करता था ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन इस बार उसने रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखी। उसके दोस्त ने उसे समझा और कहा, सॉरी यार, आगे से ध्यान दूंगा। अमित ने पहली बार महसूस किया कि बाउंड्री सेट करना सेल्फिश नहीं, बल्कि हेल्थी होता है। दूसरा स्टेप था ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। एक दिन उसकी माँ ने कैजुअली कहा, तू हमेशा दूसरों की ज्यादा सुनता है, अपने लिए कभी नहीं सोचता। पहले अमित डिफेंसिव हो जाता, लेकिन इस बार उसने कामली जवाब दिया, माँ मैं जानता हूँ कि मैं दूसरों की राय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन अब मैं अपनी प्रायोरिटी पर काम कर रहा हूँ। उसकी माँ ने उसकी सिंसेरिटी को नोटिस किया और कहा, तू सही कर रहा है, बस खुद पर विश्वास बनाए रख। तीसरा और सबसे चैलेंजिंग स्टेप था खुद को वैल्यू करना। अमित ने महसूस किया कि कई बार वह दूसरों को अपनी खुशी का कंट्रोल दे देता था। अगर कोई दोस्त उसे इग्नोर करता तो वह खुद को कमतर महसूस करने लगता। बावर ने इस इशू को एड्रेस करते हुए लिखा था, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, टेक केयर ऑफ योर ऑन इमोशनल नीड्स फर्स्ट। व्हेन यू वैल्यू योर सेल्फ, अदर्स विल नेचुरली ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट एंड लव। अमित ने इस एडवाइस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। उसने सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दी। उसने वो हॉबीज़ पसू करनी शुरू की जो उसे खुशी देती थी। उसने पेंटिंग को सीरियस लेना शुरू किया और यहाँ तक कि एक लोकल एग्जीबिशन में अपनी आर्ट सबमिट करने का प्लान भी बनाया। धीरे धीरे अमित ने नोटिस किया कि जब वह खुद से खुश रहता तो उसकी रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाती। उसकी एनर्जी दूसरों पर डिपेंड नहीं होती थी और लोग उसकी कंपनी में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाने लगे।
ऑफिस में एक नई कॉलीग कृति उसकी ज़िंदगी में आई। कृति एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। पहले अमित को लगा कि वह उसकी तरह शाई और इंट्रोवर्टेड नहीं है, इसलिए वह उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया तो अमित ने देखा कि कृति अपने बाउंड्रीज और कम्युनिकेशन में कितनी क्लियर थी। कृति ने एक दिन कैजुअली पूछा, अमित, तू इतना पेशेंट कैसे है? मैं कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ। अमित ने हंसकर कहा, शायद ये किताबों का असर है। मैं बस ये सीख रहा हूँ कि खुद को और दूसरों को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है। कृति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तू फिलोसोफर भी है। इस छोटे इंटरेक्शन ने अमित को ये समझने में मदद की कि जब हम अपनी ऑथेंटिसिटी एम्ब्रेस करते हैं तो दूसरों से भी ऑथेंटिक कनेक्शंस बनते हैं। एक और बड़ा बदलाव अमित के पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशनशिप में आया। पहले वो अक्सर सोचता था कि उसके पेरेंट्स उसकी इमोशंस को नहीं समझते, लेकिन अब उसने कॉन्शियसली उनके साथ अपने फीलिंगलेस अपने पिता से कहा, पापा, मैं हमेशा सोचता था कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्शंस रखते हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि आपकी इंटेंशंस हमेशा सही थी। शायद मैं उद अपनी वर्थ को नहीं समझ पा रहा था। उसके पिता की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, हमें भी अपनी गलतियों का एहसास है। तूने इतनी मैच्योरिटी से बात की, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। अमित ने महसूस किया कि जब हम ऑनेस्टी और लव के साथ रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वह खुद बखुदा कर पाएगा। क्या कृति और उसके बीच कोई खास बंड बनेगा? क्या वह अपनी फ्रेंडशिप्स और फैमिली डायनामिक्स को और बेहतर बना पाएगा? कहानी का सफ़र अभी जारी था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बुक समरी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।